हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यह एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे कि मैं आपको हमारे इस न्यूट्रिशन कोर्स के पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि यह एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपली द अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी स्पेंड व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, जिमिंग परफॉर्म करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज आप खर्च करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि यह एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से तरीकों से बड़े आसानी से इस एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इस एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर के कैलकुलेशन को सीखने से पहले हमको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि हमें इस एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर को क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, हमें क्यों पता होना चाहिए इस एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर AEE की वैल्यू। तो यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर हमको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारे डेली शेड्यूल का, डेली रूटीन का या कैलोरी नीड की, कितनी कैलोरीज की हमारे शरीर को ज़रूरत है ताकि हमारा शरीर बड़े आराम से ज़िंदा रह सके, काम कर सके, दिन भर की जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर सके, हमारा जो बॉडी गोल है उस तक हम पहुंच सके, तो उस समय कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी वह है एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर आपको एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं मालूम है तो आप अपनी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर कैलोरी नीड, कैलोरी की कितनी ज़रूरत है आपको डेली, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और जब आपको इस टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरी नीड्स की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू पता होगी, तभी आप एक अच्छी डाइट प्लान कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। भाई जिंदगी का सिंपल सा फंडा है, रिजल्ट मैटर मोस्ट। अगर आपको अपनी बनाई हुई डाइट से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर जब आप किसी के लिए डाइट बनाते हैं उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो यह घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है उस डाइट को बनाने के लिए। तो जब आपको इस तरह के कोर कॉन्सेप्ट्स का पता होता है, जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होता है, तभी आपको एक अच्छे इंक्रेडिबल रिजल्ट मिलते हैं। अरे वाह, फ्लो में जुबान से बड़ी अच्छी बात निकल गई। ओ एडिटिंग वाले भैया, इस क्लिप को काट के अलग से शॉर्ट्स में लगा देना, हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा भैया। अगर नहीं हुआ ना तो कल से ऑफिस मत आइयो, ठीक है? बिकॉज रिजल्ट मैटर मोस्ट, ठीक है ना? यहाँ से हमारा नया तकिया कलाम हो गया, रिजल्ट मैटर मोस्ट, रिजल्ट मैटर मोस्ट। आप लोगों को कैसा लगा ये नया तकिया कलाम, रिजल्ट मैटर मोस्ट? कमेंट पे यस नो लिख के बताइए। कमिंग बैक टू अ टॉपिक, जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग करते हैं, तो उस रनिंग करने के दौरान आपके शरीर ने कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज बर्न कर दी, उसी को कैलकुलेट करना ही एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कितनी कैलोरीज उस रनिंग के दौरान आपने बर्न की, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई, जिसकी वजह से जो रीडिंग है ऊपर नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट कितना है, आपका जेंडर क्या है, आप किस स्पीड से दौड़ते हो, आप किस इंक्लिनेशन में दौड़ते हो, आप किस सरफेस में दौड़ते हो, आप किस वेदर कंडीशन में दौड़ते हो, आप जिम के अंदर दौड़ते हो कि आप आउटडोर कंडीशन में दौड़ते हो। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं यह बताने में कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो वहां पर उस रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज खर्च हुई उसको जानने के लिए जो सबसे आसान सा तरीका, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे क्विकेस्ट, सबसे तेजी से आप जो पता कर सकते हैं वह तरीका है 100 कैलोरीज पर माइल रूल। फिर से आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या है, 100 कैलोरीज पर माइल रूल। यहां पर इस रूल बताता है कि जब आप एक माइल कितना होता है 1.609 किलोमीटर। तो जब आप 1.609 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपकी 100 कैलोरीज, 100 कैलोरीज बर्न होती हैं, खर्च होती हैं, ठीक है? तो यह एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्विकेस्ट तरीका है। इसको बहुत सारे रनर यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए क्विकली कि उन्होंने कितनी कैलोरीज खर्च की रनिंग के दौरान। सो अगर आप इस रूल का इस्तेमाल करें कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपको 1000 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको 16 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? और वहीं अगर आपको 1 किलो वजन कम करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। जैसे याद करिए हमने अपने पुराने जो कैलोरी वेरिएशन इक्वेशन वाला फॉर्मूला था, मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि अप्रोक्सीमेटली अगर 7000 कैलोरीज आप कम करते हैं, 7000 कैलोरी का अगर आप डेफिशिएट क्रिएट करते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। सो यहाँ पर अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग करके अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको सीधा सा हिसाब क्या दे रहा है यह रूल कि आपको 16 × 7 कितना 112 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो आपका
1 किलो वजन कम होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, 7000 कैलोरी जब आप कम करते हैं, डेफिशिएट क्रिएट करते हैं, तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको 7000 कैलोरी जलानी पड़ेगी, 7000 कैलोरी जलाने के लिए आपको 112 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप 112 किलोमीटर एक हफ्ते में दौड़ पाते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आसान कर दे तो अगर आप एक महीने में 112 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे, डाइट डिपेंड करेगी, आपका टेंशन, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को अभी हम किनारे रख रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक मोटा मोटा सा हिसाब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पहले तरीके में जहां पर हमने 100 कैलोरीज पर माइल रूल का इस्तेमाल किया, तो इस रूल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम रनिंग, उसमें केवल डिस्टेंस एक पैरामीटर लिया जा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका स्पीड हो गया, आपकी इंक्लिनेशन हो गया, आपका जो सरफेस हो गया, जिस सरफेस में आप दौड़ रहे हैं, आप वेदर कंडीशन कौन सी हो गई, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर नहीं हो रही। यहाँ पर इवन यह भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि आपका बॉडी वेट क्या है। तो जो कैलोरी एस्टिमेशन हुआ वो हम यह नहीं बोल सकते कि एकदम एक्यूरेट है, तो हमने को कुछ और नए तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि हम एक्यूरेट कैलोरी प्रेडिक्ट कर पाएं कि रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका जो है वह यह है कि स्टडीज बताती हैं, और यह स्टडी अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज ने की थी, कि अगर 120 पाउंड का इंसान 1 मिनट दौड़ता है तो वह 11.4 कैलोरीज बर्न करता है। यहां पर अगर हम पाउंड को किलो में कन्वर्ट करें तो 1 किलो इक्वल्स टू 2.2046 पाउंड्स। पाउंड्स को हम एलबीएस लिखते हैं, एलबीएस यूनिट होती है लिखने में हम जो यूज करते हैं पाउंड के लिए। तो अगर हम यहाँ पर 120 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 54.43 केजीज। तो यहाँ पर अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से अगर 54.43 किलो का इंसान अगर 1 मिनट दौड़ता है तो वह 11.4 कैलोरीज खर्च करेगा, बर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टडीज के हिसाब से हमको एक अप्रॉक्सीमेटली एक मोटा मोटा सा फॉर्मूला ये पता चल जाता है कि भाई इतने किलो का इंसान अगर इतने मिनट दौड़ेगा तो इतनी कैलोरीज होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस स्टडीज में सिर्फ वेट और टाइम कंसीडर किया जा रहा है एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर यह एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, आपको यह एक्यूरेटली परफेक्टली नहीं बताएगा कि इतनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो हमको कुछ और तरीके निकालने पड़ेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और एस्टिमेशन करना पड़ेगा, और कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ और तरीके खोजने पड़ेंगे ताकि हम और अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएँ कि कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के दौरान। तो इसी के लिए हम जब और रिसर्च करेंगे तो हमको मिलती है तीसरी चीज़, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन ऐप्स। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऐप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कैलोरी एस्टिमेशन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का बताते हैं। वो लोग जनरल से बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को अपने रिसर्च से प्रूवन जो एम्पिरिकल फॉर्मूलेज हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले उन्होंने निकाले हैं, इजाद किए हैं, उसमें रखते हैं और कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ एक वेबसाइट का जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वह है kazan.casio.com। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको वेबसाइट का नाम दिख जाएगा। आप खुद भी जाकर इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के दौरान कितनी कैलोरीज आपने खर्च की उसको कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं रनिंग की बात कर रहा हूं तो रनिंग का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पर हम इस वेबसाइट को एंटर करेंगे और कुछ वैल्यूज डाल के पता करने की कोशिश करेंगे कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है रनिंग के दौरान। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट खुल गई, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डाटा पूछ रहा है कि मेल है कि फीमेल है, एज कितनी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, रनिंग स्पीड क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो हम एक एक करके डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए एक मेल का ले लेते हैं एग्जांपल, तो 24 इनकी एज रख देते हैं, हाइट इनकी 160 सेंटीमीटर रख देते हैं, वेट इनका रख देते हैं 60 kgs, ये स्पीड से दौड़ेंगे 8 किलोमीटर पर आवर और ये 1 घंटे दौड़ाएंगे हम इनको। ठीक है, तो जैसे ही हमने डाटा एंटर किया तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैलोरी बर्न इक्वल्स टू 527 कैलोरीज। ठीक है, चलिए एक फीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका डाटा एंटर करके देख लेते हैं। तो 24 हमने डाल दी एज फीमेल की, एज कम ही रखेंगे नहीं तो फीमेल नाराज़ हो जाती हैं। हाइट 150 सेंटीमीटर डाल देते हैं, वेट 50 kgs डाल देते हैं, स्पीड भी इनकी ले लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटे दौड़ाते हैं इनको।
तो चलिए एंटर मार के देखते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न यहाँ पर दिखा रहा है। 439 कैलोरीज बर्न दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा कि किस तरह से जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होते हैं, उनकी मदद से आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितनी कैलोरीज खर्च हुई वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे डाटा आपको एंटर करने पड़ते हैं, एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, स्पीड हो गया, तो ये सारे डाटा एंटर कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के, उन ऐप्स के अपने अपने फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत सारे रिसर्च के बाद प्रूव किए जाते हैं। उन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके और आपके द्वारा दिए गए जो डाटा आपने एंटर किया है उसका इस्तेमाल करके वो आपको शो करते हैं, बताते हैं कि कितनी कैलोरीज आपने खर्च की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स आते हैं जो ट्रैक करके आपको बता देते हैं कि आपने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितनी कैलोरीज बर्न की। फॉर एग्जांपल जैसे फिटबिट हो गया, पोलार हो गया, और यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस आती हैं जो कितनी कैलोरी आपने बर्न की उसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके मॉनिटर करके आपको बता देती है। फॉर एग्जांपल जो एप्पल की स्मार्ट वॉचेस आती हैं तो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है जो आपको अप्रॉक्सीमेटली, मैं ये नहीं गारंटी देता कि एकदम आपको परफेक्टली बताएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा हिसाब थोड़ा आसपास बता देती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खर्च की है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान, ठीक है। यहाँ पर जो ये वेरिएबल ट्रैकर्स हो गए, जो स्मार्ट वॉचेस हो गए, ये आपके बॉडी के मूवमेंट को कंटिन्यूसली सेंस करती हैं और यहाँ पर यह यूज़ करती हैं 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर। यह एक तरह का प्राइमरी सेंसर होता है। आप बोल सकते हैं कि यह एक तरह की एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो आपके बॉडी के मूवमेंट को मेज़र करती है, कंटिन्यूसली आपके बॉडी के एक्सेलरेशन को मेज़र करती है, और ये बेस्ड अपॉन होता है कि कब आप बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कब एंड कर रहे हैं, मूवमेंट के दौरान आपकी इंटेंसिटी क्या है, और इस डाटा को प्रोसेस करके वो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करती हैं, मेज़र करती हैं। ये आपके डिस्टेंस ट्रैवल को भी बताती हैं, आपके स्पीड को भी बता सकती हैं। यहाँ पर आपका जो स्लीप ड्यूरेशन है, आपकी स्लीप ड्यूरेशन में कौन सी डीप स्लीप आवर्स है उनको भी ट्रैक करती हैं। सो ये बहुत सारे तरह के डाटा कलेक्ट करते हैं। इनका जो सिस्टम होता है उनके अंदर इंटरनल चिप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पर प्रूवन इक्वेशंस हो गए, एल्गोरिदम हो गए, वहाँ पर ये प्रोसेस करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में पहुँचाती हैं। सो अगर आप चाहें तो इस तरह की डिवाइसों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर इन डिवाइसों के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो पहला डिसएडवांटेज तो यही आता है कि कॉस्टली होते हैं या महंगे होते हैं। जो डिवाइसेस मैंने आपको बताई जैसे फिटबिट, पोलार, स्मार्ट वॉचेस, एप्पल वाली वॉचेस, तो ये काफ़ी महंगी हैं। सबका अगर रेट देखा जाए, जो अच्छी वॉचेस हैं, अच्छे ट्रैकर्स हैं, उनका रेट स्टार्ट ही होता है 10,000 के ऊपर से, तो कॉस्टली होती हैं। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो ये इस तरह के ट्रैकर्स होते हैं, जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो डाटा है, जो आपका हेल्थ डाटा है, वो कलेक्ट करते हैं और वो कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको सेल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बहुत ख़राब हेल्थ है, ठीक है, वो इस तरह के स्मार्ट वॉचेस पहन के घूमता है, ट्रैकर्स पहन के घूमता है, तो क्या कंटिन्यूसली उस तरह के जो उसकी हार्ट रेट है, जो उसके बॉडी में अंदर चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो मॉनिटर करती हैं। ये डाटा वो बड़ी बड़ी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको सेल कर सकती है, जिससे वो पैसे कमाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका डाटा है, हेल्थ डाटा, वो प्रोटेक्टेड नहीं होता इन तरह की डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा परमिशंस देते हो कि आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो तो वो डाटा आपका सेल हो जाता है, ठीक है, जिससे वो कंपनियां पैसे कमाती हैं। और तीसरी बात की जाए तो ये एक तरह का ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है नंबर्स के प्रति कि आपको हर बार लगने लगता है कि मेरे को इतना चलना है, मेरे को इतना करना है, मेरे को उतना करना है, तो इंसान बड़ा झंझट में आ जाता है। इंसान भले झंझट में ना आए, लेकिन वो जिसको बताता है कि भाई मैंने 30 मिनट में इतना किया, इतनी कैलोरी बर्न हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो सामने वाले सुन के बोलता है यार पका मत यार भाई, तो एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है और जिसकी वजह से एक तरह सा फ्रस्ट्रेशन आता है ना। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, आज आपने मान लीजिए 400 कैलोरी बर्न की बड़ी मेहनत से, कल आप 400 कैलोरी नहीं बर्न कर पाए, आपका मूड अच्छा नहीं था तो थोड़ा कम बर्न हुई, तो क्या इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो अगर जितना आप डाटा को ट्रेस करते हैं, नंबर्स को ट्रेस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को ट्रेस करते हैं, तो इट लीड्स टू समटाइम फ्रस्ट्रेशन। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। कुछ लोग को ये रिकॉर्ड चाहिए होते हैं जिससे वजह से वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे आज मैंने इतना लेवल हिट किया तो मुझे कल इतने लेवल पे हिट करना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। चौथे अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो जो
आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है वो शायद इनएक्यूरेट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि बॉडी वेट हो गया, आपकी स्पीड हो गई, आपका इंक्लिनेशन हो गया, वेदर कंडीशन हो गई, आपके आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि बॉडी वेट ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब कोई पर्सन मोटा है और कोई पर्सन पतला है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, सेम तरह के इंक्लिनेशन में दौड़ रहे हैं, सेम तरह के एनवायरनमेंट में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू वेट कम वाले के, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि जिसका वजन ज़्यादा है उसको बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे काम करवाने के लिए, उससे एक्शंस करवाने के लिए, तो कैलोरी भी वहाँ ज़्यादा बर्न होगी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि 140 पाउंड का कोई मेल है 63.5 kg का, ठीक है, अगर वो स्पीड से दौड़ रहा है 6 माइल पर आवर और उसने 30 मिनट तक रनिंग परफॉर्म की तो वह 318 कैलोरीज बर्न करेगा। वहीं एक थोड़ा ज़्यादा वजनी आदमी है जिसका वेट है 180 पाउंड्स, अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 81.6 किलोग्राम, ठीक है, अगर वो सेम 6 माइल पर आवर दौड़ रहा है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, तो वो कैलोरी बर्न करेगा 367 कैलोरीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसका ज़्यादा वजन है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है, तो इस तरह का एक फैक्टर आ जाता है। दूसरी बात की जाए जेंडर की, तो यहाँ पर जो मेल होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर एक मेल दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर फीमेल दौड़ रही है, तो दोनों की जो कैलोरी बर्निंग होगी वो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर मेल ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तीसरे फैक्टर की बात की जाए तो स्पीड, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं और कोई इंसान कम स्पीड से दौड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है उसको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस डिस्टेंस को कवर करने में, ज़्यादा इंटेंसिटी डाल रहा है, तो वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू उससे जो कम स्पीड पर दौड़ रहा है, ठीक है। यहीं पर एक और फैक्टर की बात की जाए तो इंक्लिनेशन, जैसे कि अगर आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, आपने ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर लिया, तो यहाँ पर आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे एज कम्पेयर टू जो फ्लैट जीरो इंक्लिनेशन वाले ट्रेडमिल में दौड़ रहा है। सिंपल सी बात है, एक तरह से और समझ सकते हैं कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं और कोई नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है ना, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल ज़मीन में चलेंगे, जो सपाट है, जो प्लेन है, अगर वहाँ पे चलेंगे तो आप कम कैलोरीज बर्न करेंगे, है ना। वहीं अगर और बात करी जाए तो जो रनिंग सरफेसेस होते हैं, जैसे कि कुछ लोग घास में दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रेत में जो बीचेस होते हैं वहाँ दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ट्रेडमिल के अंदर दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग उबड़ खाबड़ वाली जगह में दौड़ते हैं, है ना। अब जिनके पास जैसा अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से दौड़ते हैं, तो यहाँ पर भी यह अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जब आप ट्रेडमिल में दौड़ते हैं ना तो आप सबसे कम कैलोरी बर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो तरीके मैंने आपको बताए, जैसे आप बीच में दौड़ते हैं, आप आउटडोर दौड़ते हैं, आप ग्राउंड में दौड़ते हैं, आप ग्रास पे दौड़ते हैं, आप कोई मडी एरिया में दौड़ते हैं, आप कोई अनइवन सरफेस में दौड़ते हैं, तो इन सब के कंपेरिजन में आप ट्रेडमिल में कम कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोटर लगा हुआ है। अब मोटर की कुछ तो पावर होती है ना, जब वो मोटर अपनी पावर देता है तो आपको अपनी कम पावर लगानी पड़ती है, आपका एफर्ट कम लगता है। और वहीं अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा आपका पावर लग रहा है दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर जब आप आउटडोर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रनिंग परफॉर्म करते हैं, तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। दूसरी बात आई कि यहाँ पर जो एक हवा का रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा हवा तेज़ चल रही तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दौड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, आप उसके अगेंस्ट दौड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वहीं अगर आप जिम के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल कूल चिल है, तो आपकी कम कैलोरीज बर्न होगी, है ना। वहीं अगर वेदर कंडीशन की बात की जाए तो अगर आप ठंड में दौड़ रहे हैं तो आप कम कैलोरी बर्न करेंगे। वहीं अगर आप गर्मी में दौड़ रहे हैं, हॉट एनवायरनमेंट में दौड़ रहे हैं, समर में दौड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड है ज़्यादा पसीना
बाहर निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो सके, हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वेदर से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और यहाँ पर अगर आप अनइवन सर्फेसेस में दौड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसी ज़मीन में आप दौड़ रहे हैं जो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, गिट्टी पत्थर है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा एफर्ट लगाती है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर आपकी और भी कई सारी मसल एक्टिवेट हो जाती हैं ताकि आप दौड़ने के दौरान गिरे नहीं। आपके पोस्चर को अपराइट रखने में, सही से रखने में, आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखने में भी वहाँ पे हमारी बहुत सारी मसल काम कर रही है। जब मसल काम करेगी आपको किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपके पोस्चर को अपराइट बनाने के लिए, ताकि आप गिरे नहीं दौड़ने के दौरान, तो यहाँ पर ज़्यादा कैलोरी यूज़ हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। सो जब आप अनइवन सर्फेसेस में दौड़ते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। वहीं अगर आप ट्रेडमिल के अंदर दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल के अंदर नहीं, ट्रेडमिल के ऊपर अगर आप दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पोस्चर वो नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन तो है ही नहीं, गिरने उड़ने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कम कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आपसे बात की, आपको समझाया। आई होप आप वैसे भी समझदार हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं जब हम कैलोरी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेटली एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताना कि इतनी ही कैलोरी बर्न होगी अगर आप इतने एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम हर चीज़ अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा आसपास, मोटा मोटा हिसाब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं इन जनरल बताऊं कि एक इंसान रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न करता है, तो यहाँ पर अगर 140 पाउंड का इंसान है, लगभग 63.5 kg, यहाँ पर 1 kg कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 2.2046 पाउंड, ठीक है। यह इंसान अगर 3.1 माइल दौड़ता है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 माइल इक्वल टू 1.609, तो इसको अगर 3.1 को अगर आप इंटू करेंगे 1.609 से, तो अप्रॉक्स आता है 4.987। तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 5 किलोमीटर अगर ये दौड़ता है, कितनी स्पीड से, 10 मिनट्स पर माइल की स्पीड से अगर यह 31 मिनट तक दौड़ता है, तो यह बर्न करेगा 328 कैलोरी, ठीक है। यहाँ पर अगर यही सेम इंसान 31 मिनट तक वॉकिंग करेगा तो यह 131 कैलोरी बर्न करेगा। यही सेम इंसान अगर 31 मिनट तक साइकिलिंग करेगा, मॉडरेट पेस पे, नॉर्मल स्पीड में अगर चलेगा, तो 276 कैलोरी बर्न करेगा। यही सेम इंसान 31 मिनट अगर स्विमिंग करेगा, नॉर्मल स्पीड से स्विमिंग करेगा, तो 276 कैलोरी बर्न करेगा। वहीं अगर यही सेम इंसान 31 मिनट तक सीढ़ियाँ चलेगा, स्टेयर क्लाइंबिंग करेगा, तो 310 कैलोरी बर्न करेगा। सो आई होप आपको मोटा मोटा सा जनरल हिसाब लग गया होगा कि कैसे कितनी कैलोरीज बर्न होगी, कैसे बर्न होती है, क्या क्या फैक्टर्स होती है। ये तो बात हुई कार्डियो एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं कुछ हैवी इंटेंस एक्सरसाइज की जो हम जिम के अंदर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज ले लेते हैं, डेडलिफ्ट। जिनको डेडलिफ्ट एक्सरसाइज पसंद है मुझे नीचे कमेंट पे यस लिख के बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे तरीके की डेडलिफ्ट होती है। यहाँ पर कुछ हैवी डेडलिफ्ट की बात किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो हेक्सा बार डेडलिफ्ट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और डेडलिफ्ट की बात करो तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सोमो डेडलिफ्ट है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है एक पावर एक्सरसाइज है, इंटेंस एक्सरसाइज है। यह हमारे ओवरऑल बॉडी में असर डालती है, खास तौर से हमारी बॉडी की पोस्टीरियर चेन की मसल पे इफेक्ट डालती है अगर हम अच्छे तगड़ा डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जब हम एस्टिमेट करना चाहते हैं कि डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज हमारा शरीर खर्च करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। नेट पे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे तरह के अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में परफेक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। फॉर एग्जाम्पल आपने नेट पे सर्च करना चालू किया कि डेडलिफ्ट के दौरान कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने ही स्क्रीन पे सर्च कर रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि 238 टू 282 कैलोरीज बर्न होती हैं अगर आप 3 सेट्स लगाते हैं डेडलिफ्ट के, जिसमें आपको 10 रैप लगाने हैं अपने 60% ऑफ द 1 रैप मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने बार आप सर्च करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, क्विकेस्ट वे बता देता हूँ कि जिससे आप एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है एक फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला है MET। यहाँ पर MET क्या होता है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। तो यहाँ पर हम इस MET फॉर्मूला या MET इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान खर्च की गई, बर्न की गई कैलोरीज का पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं डेडलिफ्ट का। यहाँ पर हम इस MET मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क टेक्निक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेडलिफ्ट के दौरान हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, खर्च की, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर फर्स्ट। इस स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसकी MET वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर MET वैल्यू क्या होती है, यह हमको बताती है कि उस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के कारण कितनी कैलोरीज खर्च हो रही हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसकी MET वैल्यू हमको पता करनी पड़ती है। तो यहाँ पर MET वैल्यू क्या होती है, सिंपली द मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क MET विल टेल यू हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न पर आवर ऑफ एक्सरसाइज पर 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो यह MET वैल्यू हमको बताती है कि कितनी कैलोरीज हम हर घंटे बर्न करते हैं, जलाते हैं किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान अपने वजन का हर 1 किलो के हिस्से में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमको ये MET की वैल्यूज है ये हमको मिल जाती हैं कंपेंडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ के रिसर्च बेस्ड पब्लिश्ड लिटरेचर्स में। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, जहाँ पर हम पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं, पावर लिफ्टिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं, जैसे कि स्क्वाट आ गया, डेडलिफ्ट आ गया, बेंच प्रेस आ गया, और वेट लिफ्टिंग जो होती है जिसमें क्लीन एंड जर्क होता है। तो इनके लिए जो MET वैल्यू डिस्क्राइब की गई है, दी गई है, वह है 6.0। तो यहाँ पर हमारे डेडलिफ्ट के लिए जो MET वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6.0। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना बॉडी वेट पता होना चाहिए किलोग्राम्स में। तो स्टेप नंबर सेकंड तो बड़ा सिंपल सा है, सबको अपना बॉडी वेट तो पता ही होता है किलोग्राम में। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं तीसरे स्टेप में। इस तीसरे स्टेप में आपको क्या चाहिए होता है, MET का फॉर्मूला चाहिए होता है जिसकी मदद से आप कितनी कैलोरी किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बर्न करेंगे वह जान सके। फॉर एग्जांपल हम डेडलिफ्ट की बात कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर MET वैल्यू, जो MET वैल्यू हमने पिछले स्टेप में निकाली, पिछले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में निकाली, वह वैल्यू जैसे डेडलिफ्ट के लिए कितनी MET वैल्यू हो गई, 6.0। ठीक है, इनटू कर दीजिए, यहाँ पर आपके बॉडी वेट इन किलोग्राम चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 किलो, तो यहाँ पर 60 इंटू कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम इन आवर। यहाँ पर इस फॉर्मूले में टाइम इन आवर्स को कुछ लोग टाइम फैक्टर भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टाइम इन आवर्स बोला जाए या टाइम फैक्टर बोला जाए, दोनों सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर टाइम इन आवर्स कहने का सिंपल से मतलब एक एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने में आप कितना टाइम लगाते हैं उसको घंटे में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 सेट डेडलिफ्ट लगाते हैं। ठीक है, पहला सेट आपने वार्म अप सेट लिया, ठीक है, दूसरे सेट थोड़ा लाइट वेट में डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की, तीसरा सेट आपने लगाया अपना जितना मैक्सिमम आप वेट लिफ्ट करते हैं उसका 60%। ठीक है, चौथे सेट में आपने जितना मैक्सिमम वेट आप लिफ्ट करते हैं उसका 80% वेट लेके रेपिटेशन मारने की कोशिश की। फिर 5वें सेट में आप अपना जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डेडलिफ्ट उठा सकते हैं वो उठाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5 सेट परफॉर्म किए, तो टोटल टाइम कितना लगाया, मान लीजिए आपने टोटल टाइम लगाया 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट आपने लगाए इस 5 सेट डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर जो आपका टाइम फैक्टर हो गया, टाइम इन आवर्स हो गया, वो कितना हो गया, 0.25। 0.25 कहने का सिंपल से मतलब होता है, जैसे हम क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। हमने यहाँ पर कितना टाइम लगाया, 15 मिनट लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर निकालने के लिए सिंपली जितना टाइम आपने लगाया उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो कितना आ गया, 1/4। 1/4 मतलब 0.25। क्या लिखेंगे इसको, 0.25। तो यहाँ पर आपका टाइम इन आवर्स कितना आ गया, 0.25। टाइम फैक्टर भी सेम चीज़ है, 0.25। तो हमको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, हमको इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमने क्या देखा है, MET वैल्यू कितनी है डेडलिफ्ट के लिए, 6.0 पुट कर दी। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 किलो, 60 किलो पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टाइम इन आवर्स कितना निकाला, 0.25, 0.25 पुट कर दिया, इंटू कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको आंसर मिला 90 कैलोरीज। अगर आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप 60 किलो के हैं और आप अपने मैक्सिमम रेंज तक पहुंच रहे हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं डेडलिफ्ट, तो उस दौरान आपने 90 कैलोरीज बर्न की। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल की मदद से समझा कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं वह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, जब हम प्रूवन मेथड्स, प्रूवन इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, तो वह हम जितना ओवर एस्टिमेट करते हैं उससे कम ही होती है। ठीक है, अक्सर हम लोग क्या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने इतनी ताकत लगाई तो ज़्यादा
कैलोरी बर्न होगी, इतनी कैलोरी बर्न होगी। तो एक्चुअल में उतना नहीं होता, हमेशा हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हम जब इस तरह के प्रूवन फार्मूलाज, प्रूवन रिसर्च की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो कैलोरीज बर्न हुई है वो थोड़ी ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई हैं। तो अगर आप 15 मिनट की डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 100, 150, 200 कैलोरी तक ही बर्न हुई। लेकिन हम देख क्या रहे थे, जैसे नेट पे टाइप करते हैं कि 200, 250, 300 कैलोरी बर्न दिखा दे रहा था, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि सही मेथड, सही टेक्निक से पता करने की कोशिश करिए कि कितनी कैलोरीज आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बर्न कर रहे हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्डियो का एग्जाम्पल लिया, रनिंग, और एक पावर लिफ्टिंग, डेडलिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हुए ये चीज़ें समझी और जानी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हर एक्सरसाइज का अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत हैक्टिक जॉब भी है। तो यहाँ पर इसको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी से क्विकली जान सके कि कितनी कैलोरी आप दिन में खर्च करते हैं, अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जान सके, अपना एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर जान सके, कैलोरी नीड्स जान सके। तो इसको जानने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने कुछ और स्टडीज़ की, कुछ और मेहनत की और कुछ ऐसे फैक्टर्स निकाले जिनकी मदद से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने एक्टिविटी फैक्टर का निजात किया, रिसर्च करके खोजा। और यहाँ पर इस एक्टिविटी फैक्टर में क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए कुछ वैल्यूज डिसाइड की गई, कुछ लेवल्स डिसाइड किए गए, जिसके आधार पर आप उन लेवल्स को पिक करके, उन वैल्यूज को पिक करके, जेंडर को पिक करके डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हैं और आपको अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मिल जाता है। इस प्रोसेस का फ़ायदा यह होता है कि आपका बहुत सारा टाइम बचा लेती है जितना आप कैलकुलेशन में वेस्ट करते हैं। तो सिंपली चलिए हम जान लेते हैं इन एक्टिविटी फैक्टर्स के बारे में जिनकी मदद से हम डायरेक्टली टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये एक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं इनको 6 लेवल में बांटा जाता है और यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं एक्टिविटी फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटी लेवल लिखा हुआ है और साइड में एक्टिविटी फैक्टर लिखा है और उसके नीचे मेल और फीमेल लिखा है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी लेवल फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी लेवल है रेस्टिंग। यहाँ पर जब आप स्लीपिंग पोजीशन में रहते हैं, रिक्लाइनिंग पोजीशन में रहते हैं, तो वो उस एक्टिविटी लेवल का जो एक्टिविटी फैक्टर है वह है 1। ठीक है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए ही। यहाँ पर जो रिक्लाइनिंग वर्ड लिखा हुआ है उसका कहने का सिंपल से मतलब होता है जब आप आराम से रिलैक्स्ड अपने कमर के बल लेटे रहते हैं आंख मूंद के, तो उसको रिक्लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी कंप्लीट रेस्ट में रहती है। तो इस रेस्टिंग एक्टिविटी लेवल का जो एक्टिविटी फैक्टर है 1 है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए। वहीं दूसरा लेवल आता है सेडेंट्री। सेडेंट्री कहने का मतलब यहाँ पर आपका बहुत मिनिमल मूवमेंट होता है, बहुत कम से कम मूवमेंट आप करते हैं, जैसे कि आप सिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, आप पड़े रहते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में आराम से सोफे में बैठ के टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप में पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, या तो फिर आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यह एक सेडेंटरी लेवल होता है एक्टिविटी का। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिविटी फैक्टर है मेल के लिए वह 1.3 है और सेम फीमेल के लिए भी यहाँ पर जो एक्टिविटी फैक्टर है वह है 1.3। अब बढ़ते हैं आगे और आता है हमारा थर्ड एक्टिविटी लेवल जो कि है लाइट एक्टिविटीज़। यहाँ पर जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आराम से अपनी चेयर में बैठ के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पर अगर आप 8 घंटे आराम से चैन से सो सकते हैं। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं। अगर ग्राउंड लेवल में बात करा जाए कि अगर 1 घंटा भी आप चलने फिरने का काम कर लेते हैं तो इसको हम एक लाइट एक्टिविटी लेवल बोलते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी फैक्टर होता है मेल के लिए वह होता है 1.6 और वहीं जो फीमेल का एक्टिविटी फैक्टर होता है वह होता है 1.5। अब बढ़ते हैं आगे और आता है चौथा एक्टिविटी लेवल जो कि है मॉडरेट एक्टिविटी लेवल। यहाँ पर मॉडरेट एक्टिविटी लेवल कहने से मतलब यहाँ पर कम से कम मूवमेंट होता है, मिनिमल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो मैनुअल लेबर्स करते हैं ना, तो वो इस एक्टिविटी लेवल पे आता है। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो थोड़ा बहुत जो सामान आप इधर से उधर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी किराने की दुकान है, ठीक है, आप सामान निकालते हैं, कस्टमर को देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह एक मॉडरेट एक्टिविटी लेवल हो गया। आप साइकिलिंग परफॉर्म करते हैं, साइकिल चलाते हैं, आप नॉर्मल डांस करते हैं 1-2 घंटे, तो यह एक मॉडरेट एक्टिविटी लेवल होता है। ठीक है, अगर आप जिम ट्रेनर हैं और ऐसे जिम ट्रेनर हैं फॉर एग्जांपल जो
कार्डियो एक्टिविटीज़ है उनके जिम ट्रेनर है, साइड में आप खड़े रहते हैं, आपका जो क्लाइंट है, मेंबर है, वो साइकिल चला रहा है या ट्रेडमिल में दौड़ रहा है और आप साइड में खड़े हो, तो ऐसे जिम ट्रेनर्स का अगर एक्टिविटी लेवल हम बोलें तो वह मॉडरेट एक्टिविटी लेवल होता है। ठीक है, अगर आप जिम ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ बोल के ट्रेन करता है या फ्लोर पे आप समझ लीजिए 6-7-8 घंटे खड़े रहते हैं, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल है वह मॉडरेट है। यहाँ पर आप हैवी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल होगा वह मॉडरेट होगा और ये जो एक्टिविटी फैक्टर की वैल्यू होगी मेल के लिए वह होगी 1.7 और फीमेल के लिए होगी 1.6। अब बढ़ते हैं आगे और आता है फिफ्थ एक्टिविटी लेवल जो कि है वेरी एक्टिव एक्टिविटी लेवल। यहाँ पर जो फुल टाइम एथलीट्स होते हैं, ऐसे लोग जो कोई किसी न किसी स्पोर्ट्स में खेलते हैं, जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जहाँ पर दिन भर वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग परफॉर्म करते रहते हैं, तो फुल टाइम एथलीट्स जो हो गए वह इस एक्टिविटी लेवल में आते हैं। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लेबर्स हो गए, जो गांव में किसान काम करता है, वो दिन भर काम करता रहता है, उसकी मेहनत मजदूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो वह इस एक्टिविटी लेवल में आ जाता है। यहाँ पर जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं या मिलिट्री के जिनकी ड्यूटी मिलिट्री में होती है, जो बहुत सारे ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, वह इस एक्टिविटी लेवल्स में आते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल माइनर्स हैं, ठीक है, जो स्टील प्लांट्स हो गए, आपके किसी तरह के भी प्लांट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लांट हो गया, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको दिन भर चलना फिरना रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ देखना रहता है, तो वो इस वेरी एक्टिव लेवल पे आ जाते हैं। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल वॉकिंग परफॉर्म करते हैं, कुछ वज़न लेके पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो यह एक ऐसा एक्टिविटी लेवल है जो वेरी एक्टिव कैटेगरी में आता है। अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हफ्ते में 5-6 दिन जिम जाते हैं, 1-2 घंटा बढ़िया तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, तो आप एक अच्छे वेरी एक्टिव एक्टिविटी लेवल पे आते हैं। ठीक है, आप कोई टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आप इस एक्टिविटी लेवल वेरी एक्टिव में आते हैं। आप पहाड़ चढ़ते हैं, क्लाइंबर हैं, तो आप इस एक्टिविटी लेवल पे आते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे जिम ट्रेनर हैं जो ऐसे एथलीट्स को तैयार करते हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर्स को तैयार करते हैं जो बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, पावर लिफ्ट करते हैं, पावर लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, वेट लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, जहां पर आप उनको सपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हैवी स्क्वाट लगा रहा है, आप उनको सपोर्ट देते हैं, तो ऐसे जिम ट्रेनर्स जो काफ़ी एक्टिवली लोगों को सपोर्ट देखते हैं ताकि उनको वो उठा सकें, उन जो वेट वो पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उस पर वो असिस्ट कर सकें, तो वो ट्रेनर भी इस वेरी एक्टिव लेवल पे आते हैं। अगर वो ट्रेनर जिम भी परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल अपना वर्कआउट परफॉर्म करता है 1-2 घंटे, तो वो उसको हम इस वेरी एक्टिव एक्टिविटी लेवल पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी फैक्टर आपके लिए निकल के आता है, मेल के लिए है 2.1 और फीमेल के लिए है 1.9। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी 6th कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी जो कि है एक्सट्रीमली एक्टिव एक्टिविटी लेवल। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होता है, आपने देखा होगा ना, कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो कंटिन्यूसली ईंटें उठाते रहते हैं, सीमेंट उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट इधर से उधर लेके जाते रहते हैं, कंटिन्यूस उनका मूवमेंट परफॉर्म करते हैं हैवी लोड के साथ, तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। जो कोल माइनर्स हो गए, जो ज़मीन के नीचे जाते हैं, कंटिन्यूस वॉक करते हैं, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चीज़ें कैरी करके ले जाते हैं, वहाँ पे हैवी इंटेंस काम करते हैं, तो वो इस एक्सट्रीमली एक्टिव लेवल पे आते हैं। जो फुल टाइम एथलीट हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं जिम की, जैसे कि जो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, उनकी बॉडी और फिजिक देखा, कितना जिम में वो मेहनत करता है, ग्राउंड में मेहनत करता है, तो ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, फुल टाइम एथलीट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माइकल फेल्प्स हो गया, कोबे ब्रायंट हो गए, जॉर्डन हो गए, तो इन लोग अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एथलीट जो इस तरह की हार्ड इंटेंस जिम में ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं और अपना गेम खेलते हैं, फुल टाइम एथलीट हैं, तो उनको इस एक्सट्रीमली एक्टिव कैटेगरी में हम रखते हैं। उनका एक्टिविटी फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर मेल के लिए है 2.4 और फीमेल के लिए है 2.2। तो यहाँ पर आपने सीख लिए सारे एक्टिविटी फैक्टर्स निकालना जानना, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अपना एक्टिविटी फैक्टर। तो यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल से आप किस लेवल वाले एक्टिविटी फैक्टर में आते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्टिविटी फैक्टर को हम कैसे इस्तेमाल करें, इसका प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपल से क्या होता है इक्वेशन, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी फैक्टर।
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर प्लस एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यह एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमको एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हमने इस एक्टिविटी फैक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डायरेक्टली पता कर सकें अपनी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन ये बना देता है। अगर हम एक्टिविटी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्या इक्वेशन बन जाता है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई एक्टिविटी फैक्टर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, वहाँ पर आपको मैंने हैरिस बैंडिक इक्वेशन के बारे में बताया जिसकी मदद से हम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर REE या फिर हम जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बोलते हैं, उसके कई सारे फॉर्मूले देखे थे और निकाला था और कई सारे एग्जाम्पल की मदद से सीखने की कोशिश की थी। तो वहीं का ही हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं आपके सामने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने मेल का एग्जांपल लिया है जिनका वेट है 70 kg, हाइट है 6 फीट, एज है 20 ईयर्स। फॉर्मूला यूज्ड जो हैरिस बैंडिक इक्वेशन है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या BMR कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। इस फॉर्मूले में हमने जो वैल्यूज ऊपर देखी हैं वो पुट कर दी, तो हमारा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कितना आ गया? 1808.81 कैलोरीज पर डे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बंदा है जिसका हमने एग्जांपल लिया है, इसका एक्टिविटी लेवल है वेरी एक्टिव। ये वेरी एक्टिव कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इनका एक्टिविटी फैक्टर क्या हो गया? जैसे कि हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, कितना हो गया? 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन बताया टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने का, वो क्या है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? 1808.81 इंटू 2.1, तो आंसर कितना आ गया? 3798.5 कैलोरीज पर डे। तो सिंपल से कहने का मतलब इनके शरीर को कैलोरी नीड कितनी हो गई? 3798.5 कैलोरीज पर डे इनको कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो जैसा इनका शरीर है वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इनको अपनी मसल बनानी है, वेट बढ़ाना है, तो इनको अपनी डेली डाइट में 3798.5 कैलोरी से ऊपर जितना भी कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो इनका वज़न बढ़ेगा, मसल बढ़ेगी। वहीं अगर ये चाहते हैं कि ये फ़ैट लॉस करें या वेट लॉस करें तो इनको दिन में 3798.5 कैलोरी से कम कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये जो मैंने कैलोरी वेरिएशन फार्मूला बताया बेसिक सा, हमने पहले भी देख चुका है हमारे वीडियोस में, जहां पर हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। आप यहां पर फिर से इसकी एक झलक देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में आपने समझा कि कैसे हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं इस एक्टिविटी फैक्टर की मदद से। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होंगी और बहुत काम की इन्फॉर्मेशन सही है। अगर आपको एक अच्छी डाइट बनानी है तो मेक श्योर आपको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर किसी भी इंसान का कैलकुलेट करना बड़े अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। जो आज के वीडियो में हमने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना सीखा, अगर हम उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखें, तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको हमारे इस न्यूट्रिशन कोर्स के पिछले वीडियो में बॉडी वेरिएशन फॉर्मूला सिखाया था ना, जहां पर मैंने बताया था अगर आपको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर आपका कैलोरी इंटेक अगर आपका बराबर है तो क्या होगा? आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, या एक मेंटेनेंस कैलोरी हो जाती है, आपका जैसा शरीर है वैसा ही बना रहेगा। सो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कैलोरी इंटेक, तो बॉडी आपकी मेंटेन रहेगी, जैसा आपका शरीर है वैसा ही बना रहेगा। अगर आपकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया आपकी कैलोरी इंटेक से, तो क्या होगा? फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, वहीं अगर आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया आपके किससे? कैलोरी इंटेक से, आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका वेट गेन होगा, आपकी मसल गेन होगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था जो आज हमने सीखा उसका। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा
हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और अगर आप हमारा ये न्यूट्रिशन कोर्स बड़े ही सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर हमारी यह बेसिक न्यूट्रिशन फाउंडेशन बुकलेट जरूर डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन, सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सो यह बुक को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। Subscribe Physics Engineer.